गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड यूनिट। हमने फर्स्ट यूनिट के जितने भी थ्योरी लेक्चर थे वो कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी टॉपिक थे, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर, और इसी के अंदर अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी शामिल है सेकंड यूनिट में, रेक्टिफिकेशन या दृष्टिकरण जिसको कहते हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर से शुरुआत कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर बहुत बार पढ़ने में आया है और पहले हम लोग इसकी सामान्य जो जानकारियां हैं वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पीडीएफ भी आपको मैंने सेंड कर दी है, तो इस पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद रिकॉर्डिंग जो आप सुनेंगे और उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। तो क्या हुआ था एक्चुअल में कि 1948 में बेल प्रयोगशाला में बार्दिन, ब्रांते तथा शॉकले ने ट्रांजिस्टर की खोज करके इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में हलचल मचा दी थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लघुकरण का सूत्रपात किया था। मतलब ऐसे था कि पहले जो उपकरण काम में लिए जाते थे वो आकार में बहुत ही बड़े और बहुत ही जटिल प्रोसेस से गुजरते थे। लेकिन जब ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर अगर किसी ने देखा हो तो बहुत ही छोटा होता है, अपनी उंगली के ऊपरी हिस्से के बिल्कुल छोटे से हिस्से के बराबर इतना छोटा होता है ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जटिल उपकरणों को बिल्कुल ही छोटे उपकरणों में बदल दिया और उनका मिनिएचराइजेशन या लघुकरण जो कहते हैं वो किया। उसके बाद में 60 के दशक में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी सर्किट या एकीकृत परिपथ जिनको कहते हैं, उनका निर्माण प्रारंभ हुआ और इतनी तीव्रता से प्रगति हुई कि थोड़े ही सालों में सब कुछ संभव कर दिखाने वाले सुपर कंप्यूटर भी आ गए। यानी कि अब चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रही, सब काम जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहले के ज़माने में जो टीवी या रेडियो, अब तो रेडियो इतना चलता ही नहीं है, टीवी वगैरह है या कंप्यूटर्स जो थे उनका आकार कितना बड़ा होता था, और लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ इनका आकार छोटा होता जा रहा है और बहुत ही छोटे आकार में, जैसे लैपटॉप, टैबलेट आ गए, आपके फ़ोन वगैरह हैं। फ़ोन में भी जैसे कंप्यूटर का अधिकांश काम जो है फ़ोन से भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उपकरणों का लघुकरण शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है? ठोसों में ऊर्जा बैंड देखिए, सिंपल स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे इसको, और मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कोई भी पदार्थ होता है उसकी मूलभूत इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। और वो परमाणु जो होता है उसमें क्या रहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बाहर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक है और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं परमाणु में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी नहीं रहते, ऐसे नहीं है कि कहीं भी सेट हो गए परमाणु के अंदर। ये क्या है, कुछ अनुमत ऊर्जा स्तर या अलाउड एनर्जी स्टेट्स के अंदर ही रहते हैं। इन अलाउड एनर्जी स्टेट्स में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एनर्जी स्टेट में भर दिए। इनमें भी इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है? पाउली का अपवर्जन नियम। सबसे पहले जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है या निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसके बाद उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के अंदर वर्गीकरण होता है। जो बाहरतम, जो सबसे बाहर का जो ऊर्जा स्तर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं संयोजकता ऊर्जा स्तर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई नाभिक है और नाभिक है, इसके अंदर इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। जो सबसे बाहर का एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता। जैसे ये, तो ये वाला क्या हो गया, संयोजकता ऊर्जा स्तर, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो संयोजकता ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे क्या होता है, नाभिक से बहुत दूर होते हैं, वो सबसे बाहर होते हैं, और उसकी वजह से उनका नाभिक की वजह से, क्योंकि नाभिक धनात्मक है, उसका आकर्षण बल कम लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। और बीच में क्या है, जैसे अन्य इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं तो उनके आवरणीय प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इसीलिए अन्य इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण की वजह से भी क्या होता है, वो उस परमाणु में लूजली बाउंड होते हैं या ढीले बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो अपने जालक में कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लेकिन ये ना इतने फ्री भी नहीं होते कि उस परमाणु को छोड़ करके या उस जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। इसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, वो रहेंगे उसी में लेकिन फ्री रहेंगे, टाइटली बाउंड नहीं, लूजली बाउंड रहते हैं वो। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जर्मेनियम का। जर्मेनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दिखाया गया है। इसके अंदर फर्स्ट जो 3 कक्ष है ना, 1s2, फिर उसके बाद दूसरा 2s2 2p6, फिर तीसरा 3s2 3p6 3d10, ये तीनों जो है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, इन्हें हम अंतः कक्ष कहते हैं। तो ये तो क्या है, पूर्णतः भरे हुए स्थायी कक्ष हैं, इसीलिए ये नाभिक के प्रबल आकर्षण बल की वजह से टाइटली बाउंड रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो 4s2 और 4p है, उसका 4p2 है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नाभिक से दूर हैं और बीच के इलेक्ट्रॉनों का आवरणीय प्रभाव की वजह से लूजली बाउंड रहते हैं। और जो संयोजकता कक्ष है इसका 4s2 और 4p, वो संयोजकता कक्ष है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए जर्मेनियम जो है वो टेट्रावेलेंट होता है या चतुसंयोजी तत्व होता है। और कोई भी जो परमाणु होता है उसमें जो नाभिक है उसके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। और आकर्षण बल के कारण क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये स्थितिज ऊर्जा का कर्व है। ऊपर एनर्जी का लेवल है, यहाँ पे एनर्जी लेवल है, और यहाँ पे क्या है, नाभिक है, यहाँ पे ही नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका दिखाया गया है। n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 लिखा था ना जर्मेनियम के लिए। n=2 में जैसे 2s2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6 तो ये 3 और ये 3, इस तरीके से 6 हो गए। और फिर जब 3 वाले लेवल की बात करते हैं तो 3s2 तो ये वाले, फिर 3p6 तो ये वाला लेवल, फिर 3d10 तो नेक्स्ट लेवल, 4s2 4p2, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भरे हो जाते हैं। इसमें से ये जो अंदर के 3 कक्ष हैं n=1 2 और 3, ये क्या कहलाते हैं, अंतः ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। और n=4 वाला स्तर क्या कहलाता है, संयोजी स्तर कहलाता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, ये वाला जो है ना, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ था, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, स्थितिज ऊर्जा का कर्व है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होती है। ये लेवल है और ये एनर्जी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। आप जैसे ग्राफ वगैरह बनाते हो तो जैसे बनाते हो ना, ये वाई, ये एक्स, उसके बाद क्या है कि जैसे जब किसी ठोस के 2 परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो 2 परमाणुओं को पास लाने से क्या होता है, एक का जो नाभिक है दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। इससे क्या होता है, दोनों में इंटरेक्शन होती है और दोनों परमाणुओं के जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर है वो 2 ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं। और 2 ऊर्जा स्तरों में जब ये टूटेंगे तो एक की ऊर्जा जो पहले ऊर्जा स्तर था उससे कम, दूसरे स्तर की ऊर्जा उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये कर्व में दिखाया गया है। यानी कि n=1 का जो एक लेवल था वो 2 लेवल में स्प्लिट हो गया। n=2 के जो 2 लेवल थे वो 4 में, n=3 के जो 3 लेवल्स थे वो 6 में। इस तरीके से ये स्प्लिटिंग होती है। किस वजह से होती है, 2 परमाणु जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती हैं।
और उन दोनों के जो उभयनिष्ठ विभव कूप की दीवार होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी की जो दीवार होती है, जैसे ये एक्चुअल में क्या थी, ऐसे थी, इसकी क्या थी, ऐसे थी, तो ये क्या है, कम हो जाती हैं और ये जो है वो ऐसा स्वरूप धारण कर लेती है। और जो उनके संयोजकता ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्प्लिटिंग होती है किस, जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं। अब मानिए कि जैसे ठोस रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में तो परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही नज़दीक उसमें परमाणु रहते हैं और एक सीरीज़ में पंक्तिबद्ध रूप से परमाणुओं का अरेंजमेंट रहता है। तो उसमें क्या होता है, हर एक परमाणु जो है वो n परमाणुओं के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम होती है। अगर एक परमाणु n परमाणुओं के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका हर एक एनर्जी लेवल जो है वो n लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि अगर हर लेवल n में स्प्लिट होगा तो सभी लेवल n लेवल में स्प्लिट होंगे, जिससे क्या होगा, ऊर्जा स्तरों का एक ऐसा समूह बन जाता है जिसमें कोई भी गैप नहीं रहता। तो ये एक बैंड का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है अंतर परमाणुवीय पार्थक्य, यानी कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी जब है उसके साथ ऊर्जा का कर्व है, ये एनर्जी बैंड है। देखिए जैसे जैसे दूरी कम होती है ना, जैसे दो परमाणु एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो सबसे पहले उनके जो आउटर मोस्ट जो कक्ष रहते हैं वो अतिव्यापित होते हैं। फिर जैसे जैसे अंदर नज़दीक आने लगते हैं तो फिर अंदर के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो भी स्प्लिट होने लगते हैं। इस कर्व में आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इधर चलोगे तो वैसे वैसे जो अंदर के कक्ष हैं वो भी स्प्लिट होने लगते हैं। n=4 जो है वो इस दूरी पर स्प्लिट हो जाता है, n=3 इस दूरी पर जब और नज़दीक आते हैं परमाणु तो n=2 के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी स्प्लिट होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो n परमाणु है उनमें से जो प्रत्येक परमाणु ऊर्जा स्तर है वो अन्य n ऊर्जा स्तरों में विपाटित होता है या टूटता है, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट होता है ना वो सबसे पहले विपाटित होगा या टूटेगा, जिसकी अधिकतम प्रभावी त्रिज्या, जो अधिकतम प्रभावी त्रिज्या तो जो सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल होगा उसी की होगी, या जिसकी अधिकतम मूल क्वांटम संख्या, जैसे n=4 है, मूल क्वांटम संख्या सबसे ज़्यादा है तो वो पहले विपाटित होते हैं। फिर जब नज़दीक आने लगते हैं तो फिर अंदर के जो ऊर्जा स्तर हैं वो टूटने लग जाते हैं। जिसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं ना, जिस बैंड में, उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। और जिसमें संयोजी बैंड के ऊपर जो अधिक ऊर्जा वाला और रिक्त अवस्था में और अनुत्तेजित अवस्था में जो बैंड होता है उसे हम चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड जो होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में जैसे n=4 वाला बैंड जो है वो खाली है ना, PQ, तो वो चालन बैंड की तरह काम करता है। n=3 वाला जो है RS वो पूरा भरा हुआ है, वो संयोजकता बैंड की तरह काम करता है यहाँ पे उपरोक्त चित्र के अंदर। और यहाँ पे जैसे एज एन एग्जांपल आपको बताया गया है। और QR जो है खाली जगह जहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है वो क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। आप इसको सिंपली ऐसे भी डेनोट कर सकते हो, जैसे ये EC एनर्जी चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर और EV संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है। और डेल्टा EG क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बंधे होने के कारण व रिक्त अनुमत ऊर्जा स्तर उपलब्ध ना होने के कारण जो है वो धारावाहक का कार्य नहीं करते हैं, परंतु अगर उसको कुछ ऊर्जा मिल जाए तो वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। चालन बैंड में खूब खुली जगह बची है क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं, तो इसीलिए चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो आवेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये है सामान्य जानकारी किसी भी जैसे सॉलिड के अंदर सामान्यतः क्या होता है। एक्चुअली जब किसी भी ठोस की संरचना या रचना होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है या एनर्जी बैंड्स का बनना है, ये चीज़ें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक की। विद्युत चालन के आधार पर ठोसों को, मतलब चालक क्षमता के आधार पर चालन किसका कितना ज़्यादा होता है उस आधार पे अगर वर्गीकरण करें तो
कोई भी ठोस जो होता है वो 3 तरीके का होता है, कुचालक, चालक और अर्धचालक। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाए गए इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो कुचालक है उसके लिए एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। और जो चालक है उसमें ये ओवरलैप्ड रहते हैं। और जो अर्धचालक है उनका क्या होता है, चालक और कुचालक के बीच तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप जो है वो रहता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले कुचालक के बारे में पढ़ते हैं। कुचालक में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो सामान्य ताप पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अगर हम ताप या ऊर्जा दें तो उसको तो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से संयोजकता से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इस तरीके से चालन नहीं करते हैं। सामान्य ताप पर इसमें क्या होता है, चालन नहीं होता है। संयोजकता बैंड भरा रहता है और चालन बैंड क्या रहता है, रिक्त रहता है। सामान्य ताप पर चालन जो है वो नगण्य होता है। इसकी चालकता क्या है, बहुत ही कम, 10⁻⁻12 से -18 महो प्रति मीटर होती है। प्रतिरोधकता भी बहुत अधिक होती है, 10⁻12 से 18 ओम मीटर। तापमान में वृद्धि करने से चालन संभव होता है, क्योंकि तापमान बढ़ाते हैं ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो संयोजकता बैंड से निकल करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाने में, जिससे क्या है, चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है। देखो जब तापमान बढ़ाने से अगर प्रतिरोध कम हो रहा होता है ना तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। और जहाँ पर कुचालक जो है वो चालन करने लगे जिस तापमान पर, उसे हम कुचालक की भंजन अवस्था कहते हैं या ब्रेकडाउन कंडीशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है हीरा। हीरा जो होता है ना, डायमंड, उसके अंदर एनर्जी गैप जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और उसकी प्रतिरोधकता 10⁻16 ओम मीटर की कोटि की होती है। अब जैसे नेक्स्ट है चालन बैंड में, नेक्स्ट है चालन बैंड। देखो चालन बैंड में क्या है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड जो है वो परस्पर क्या रहते हैं, ओवरलैप्ड रहते हैं। इनमें ये डिफरेंस करना मुश्किल होता है कि विच इज़ वैलेंस बैंड एंड विच इज़ कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो संयोजकता बैंड होता है ना, इसका एनर्जी गैप क्या हो गया, 0 हो गया। और इसके अंदर संयोजकता बैंड जो है वो ही क्या करता है, चालन बैंड की बात नहीं व्यवहार करता है, क्योंकि दोनों ओवरलैप्ड रहते हैं तो वही क्या हो गया, चालन बैंड की तरह बिहेव करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है सोडियम। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका क्या होता है, नाभिक से बंधन जो है वो दुर्बल होता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ रहते हैं और कंडक्शन शो करते हैं। इसकी चालकता 10⁻6 से 10⁻8 महो प्रति मीटर की कोटि की होती है, काफ़ी होती है। और प्रतिरोधकता -8 से -6 ओम मीटर की कोटि की होती है। इसमें जैसे हम लोग एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस फील्ड की वजह से जो आवेश है वो आरोपित क्षेत्र के कारण एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं और धारा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। निकटवर्ती परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं का अतिव्यापन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं का व्यास अंतर परमाणविक दूरी के बराबर। ऐसे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बल एक दूसरे के द्वारा नष्ट। इसका मतलब ये है कि जो दो परमाणु अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें जैसे भारी कक्षाओं का अतिव्यापन अपने ठोसों की ऊर्जा बैंड सिद्धांत में पढ़ा था, और उससे क्या होता है, जो अतिव्यापन होने से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षा का जो व्यास होता है वो ही दो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है। तो जिसकी वजह से ऐसे परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो संयोजकता बैंड के